नया डीपीएफ डल गया, प्रॉब्लम सेम रहा। नया एलएनटी सिस्टम डल गया, प्रॉब्लम सेम रहा। नया टर्बो डल गया, प्रॉब्लम सेम रहा। नया एयर मास सेंसर डल गया, प्रॉब्लम सेम रहा। नया सा पाइप डल गया, ये प्रॉब्लम सेम रहा। नया ईजीआर वाल्व डल गया, प्रॉब्लम सेम रहा। प्रॉब्लम क्या थी कि ये 50 किलोमीटर जाते जाते डीपीएफ रीजनरेशन मांग देती थी। अब बार बार सूट मास हाई होता था। इतना 1 लाख का सामान डलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। हर 50 किलोमीटर पे डीपीएफ रीजनरेशन मांग देती थी, चेक लाइट जलता था, सूट मास हाई हो जाता था। एक एक डायग्राम को चेक कर करके काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। लाइट भाई नाइट हो गई है। छियानवे 587। अभी कितना टोटल चला दिए? गाड़ी गई थी यहाँ से 476 मस्तक जी। तो कितना किलोमीटर हो गया? टोटल 111 किलोमीटर लगभग। 111 किलोमीटर हो गया। ठीक ठीक ठीक। रीजनरेशन सक्सेस रहा है। अब सारा डीपीएफ, टर्बो, पाइप, ईजीआर, ये सारे 7 आइटम डल चुका है इस गाड़ी में, तभी भी प्रॉब्लम सेम का सेम रही। तकरीबन कितना पैसा लग गया होगा इस सब प्रॉब्लम में? पैसा तो काफी लग गया, तकरीबन 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास पैसा लग गया। उसके बाद से जब प्रॉब्लम सेम रही तो फिर इन्होंने दोबारा बात करी वहां पे कि भाई अब क्या दिक्कत है। तो उन्होंने क्या बताया कि अब क्या दिक्कत? 2 आइटम बताए थे। हाँ, ये इंजेक्टर, हाँ, और ईजीआर। अच्छा, कि हाँ, पूरा ही बदला जाएगा। हम देखेंगे इसको, मगर 100% ये शो हो रहा है कि यही दोनों आइटम पढ़ने। लेकिन ये कल जाते उससे पहले इन्होंने सोचा था कि मुकेश भाई से एक बार चेक करा ले। भाई का वीडियो देखा था मैंने। अब सर चला के हमको रिजल्ट बताएंगे। अभी तो 110 किलोमीटर चलाना, हम भी पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई नहीं समझ रहे हैं कि 110 किलोमीटर में निर्णय ले लेना कि भाई यही होगा। लेकिन जहां तक है 50-60 में आ जाती है, वैसे नॉर्मली पता पड़ता है। लेकिन फिर भी ये सर चला के एक बार डिटेल देंगे, फिर भी मैं वीडियो में अपडेट करूंगा। क्यों सर जी? ओके। हाँ, डीपीएफ क्यों चोक होता है उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझ लेंगे ऑन बोर्ड। बाकी और अपडेट करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें जाननी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है यार हम लोगों के लिए। क्यों जी? बिल्कुल सर। राम राम जी। तो हुआ यूं कि पहली बार जब डीपीएफ उन्होंने बदला था तो 300 किलोमीटर तक रीजनरेशन 300 किलोमीटर बाद मांगी। लेकिन उसके बाद से तो फिर 50 या 60 किलोमीटर बाद मांग देती थी। ठीक है जी। तो वो वहां ना जाके मेरे पास आ गए चेक कराने के लिए। फिर मैंने गाड़ी भी चेक किया। मेरे को भी काफी टाइम लगा समझने में कि यार इतना सारा पार्ट चेंज हो गया है, फिर भी ये डीपीएफ की लाइट क्यों आ रही है। फिर चेक करने के बाद से मैंने एक छोटा सा एक कबाड़े से पाइप उठाई, गाड़ी में लगाया और कस्टमर को बोला कि ले जाइए, गाड़ी चलाइए। 110 किलोमीटर तो तुरंत चला के ले गए, बिल्कुल लाइट नहीं आई। उसके बाद से मैंने बोला ठीक है। तो 7 दिन तक ट्रायल किए। 7 दिन बाद मेरे को फाइनली बोले कि मुकेश भाई मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो मैंने कौन सा पुर्जा चेंज किया था आगे जिक्र करूंगा। और आपकी गाड़ी में डीपीएफ बार बार चोक होता है तो किन गलतियों की वजह से चोक होता है उस पर पूरा बात करेंगे। पार्ट 1 जो बनाया था मैंने कि डीपीएफ सिस्टम कैसे वर्क करता है, आखिर डीपीएफ क्या है, कैसे काम करता है, उसका समझा था। अब पार्ट 2 में ये समझेंगे कि हम किन किन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे जिससे डीपीएफ चोक ना हो। तो 3 कैटेगरी में हमने सिस्टम को चेंज किया है। पहला है ड्राइविंग पैटर्न, ठीक है, दूसरा है इमिशन सिस्टम और तीसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये सारे तीनों को बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि तीनों में क्या क्या हमें ध्यान रखनी होती है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फर्स्ट ड्राइविंग पैटर्न को समझते हैं कि ड्राइविंग पैटर्न हमारा कैसा होना चाहिए जिससे डीपीएफ बार बार चोक ना हो। डीपीएफ चोक होगा तो फिर बार बार चोक होने की वजह से डीपीएफ खराब भी होता है और फिर बहुत लंबा खर्चा। तो इसलिए कुछ स्टेप है, ध्यान रखेंगे तो हो सकता है बचाव हो जाए। फर्स्ट में आप ड्राइवरी कर रहे हैं, ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि किसी तरह का माल फंक्शन की लाइट तो नहीं आ रही, जैसे डीपीएफ की चेक इंजन लाइट या किसी तरह की भी लाइट, वार्निंग लाइट गाड़ी के अंदर आ रही है डीपीएफ से या फिर इंजन चेक लाइट, तो आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। गाड़ी को रोक के और जाके सर्विस सेंटर या फिर किसी भी वर्कशॉप में ले आके चेक कराओ। लेकिन इस कंडीशन में गाड़ी चलाओगे डीपीएफ चोक होगा और बार बार चोक होने की वजह से डीपीएफ पूरा चेंज करना पड़ सकता है। दूसरा है कि ज्यादातर करके सिटी में आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आप सिटी में 300 किलोमीटर ध्यान रखो। 300 किलोमीटर तक सिटी में चलो, 300 किलोमीटर के बाद से हाईवे की रनिंग जरूर ही लो।
सिटी में क्या होता है, हाई आरपीएम नहीं मिल पाता है, मतलब जितना आरपीएम चाहिए 2000 से ऊपर का आरपीएम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सूट मास भरता चला जाता है और कई बार रीजनरेशन नहीं हो पाता है। यदि आपकी गाड़ी में यूरिया डला हुआ है, यूरिया डल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये LNT सिस्टम है, लीन नॉक्स ट्रैप, ये सिस्टम लगा हुआ है, जैसे यूरिया नहीं है, तो फिर सिटी के अंदर ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी है। सिटी के अंदर आप गाड़ी बार बार चलाएंगे, बार बार क्लच ब्रेक लेना पड़ता है, आप बंद कर देते हैं गाड़ी, उस कंडीशन में रीजनरेशन नहीं हो पाती है, और रीजनरेशन नहीं होगी तो डीपीएफ बार बार चोक होगा। तो सिटी में बचिए ड्राइविंग करने से। यदि सिटी में कर भी रहे तो 300 से ज्यादा ना करिए, 300 का 250 300 जैसे पूरा हुआ लेके भाग जाइए उसको हाईवे पे, 20-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चला लीजिए। मैं तो कहता हूं हफ्ते में 2 बार हाईवे रनिंग चाहिए 60 किलोमीटर की, वरना डीपीएफ चोक होता रहेगा बार बार। नेक्स्ट है हमारा हार्ड एक्सीलेशन। कई सारे लोग हार्ड एक्सीलेशन करके गाड़ी को चलाते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं। तो रफ ड्राइविंग करना मतलब बहुत ही ज्यादा डीपीएफ के लिए रिस्की है। क्यों? क्योंकि हम कई बार लाइव डेटा चेक करते हैं कि डीपीएफ का सूट मास को लाइव डेटा टेस्ट करते हैं ना, उस कंडीशन में देखते हैं यदि 10 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाया, 10 किलोमीटर, तो सूट मास हमारा 1 ग्राम के आसपास होगा। लेकिन यदि हमने हाई एक्सीलेशन दे दिया ना, तो ये 4 ग्राम के आसपास एक ही बार सूट मास हाई हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हाई एक्सीलेशन करके गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाएं। हाई एक्सीलेशन से आपका डीपीएफ बार बार चोक होगा और प्रॉब्लम कुछ मिलेगा नहीं। अब डीपीएफ का पंगा खाते रहेंगे और चक्कर काटते रहेंगे। हाई एक्सीलेशन करके नहीं चलाना है, रफ ड्राइविंग नहीं करना है। रफ ड्राइविंग जैसे आप करते हैं ना, उस कंडीशन में बहुत सारा इमिशन होता है और वो इमिशन डीपीएफ को चोक करता है। तो रफ ड्राइविंग नहीं करनी है। रफ ड्राइविंग में ही माइलेज लो होता है, माइलेज लो होगा, इसका मतलब फ्यूल की डिलीवरी ज्यादा है, तो फ्यूल ज्यादा जलेगा तो डीपीएफ भी तो चोक होगा, कार्बन ज्यादा निकलेगा। तो इस कंडीशन में रफ ड्राइविंग नहीं करना है। और दूसरा, नौसिखिया लोग होते हैं तो 2 नंबर के बजाय क्या करते हैं, वो लोग 3 नंबर लगा देते हैं, या 3 नंबर की जगह पे 4 नंबर लगा देते हैं। गाड़ी धड़ धड़ कर रही है, गाड़ी कांपने लगती है, धड़ धड़ यदि कर रही है, तो फिर इमिशन ज्यादा होगा, डीपीएफ चोक होगा बार बार। तो आपको सही गियर लगाना है, चूज करना है और गियर मेंटेन करके चलना है। दूसरा ये है कि हमने एक गाड़ी करी थी थार, गाड़ी में उनमें क्या हो रहा था कि गाड़ी में पिकअप गिर गया था, डीपीएफ की लाइट आ रही थी, हमने वो गाड़ी बना दी। तो क्या होता था, उनकी गाड़ी में 4x4 में ज्यादा लोड लेती थी, मतलब 4x4 चलती नहीं थी। वैसे तो थोड़ा बहुत चलती थी, लेकिन डीपीएफ चोक की वजह से 4x4 पे नहीं चल पाती थी। हमने गाड़ी बनाई, डीपीएफ 1 नंबर कर दिया और वो घर चले गए। घर जाने के बाद से फोन किए 60 किलोमीटर बाद, कह रहे मुकेश भाई दोबारा से चोक हो गया डीपीएफ। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर अगले दिन गाड़ी बुलाई, मैं गाड़ी का सिस्टम चेक किया, बिल्कुल 0-0, कोई डीपीएफ चोक वाला सिस्टम ही नहीं था, लेकिन डीपीएफ का सूट मास हाई। हमका कैसे ड्राइविंग करके गए थे? बोले थे कि 4x4 में मैं पूरा गाड़ी चला के लेके गया था। हम बोला भाई साहब यही तो दिक्कत है, 4x4 में गाड़ी लोड लेती है, बहुत ज्यादा इमिशन करेगी, खराब करेगी, वो तो डीपीएफ अच्छा खासा डीपीएफ भी चोक कर देगी। तो कभी भी 4x4 को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं चलाना, जैसे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ये नहीं चलाना है। अरे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर समझ में आता है, कभी चढ़ाई है फंस गया मैट में तब समझ में, लेकिन इतना ज्यादा चलना तो डीपीएफ के लिए घातक हो सकता है। तो कभी भी 4x4 को बहुत ज्यादा चलाए नहीं। अब बहुत सारे लोग एसी ऑन करके 2-2 घंटे 1.5 घंटे जो है ना ये पैक लड़ाते रहते हैं। तो भैया ये डीपीएफ वाली गाड़ियों में पैक बंद कर दीजिए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे एसी में। तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन मान के चलिए यदि सूट मास है 10 ग्राम, ठीक है जी, और आपने 2 घंटा एसी ऑन करके पैक लड़ा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है जी। अब जैसे चलेंगे ना तो 10 ग्राम सीधा जाते हो कितना जाएगा, 20 ग्राम पे जाएगा, सीधा जंप मारेगा, तुरंत नहीं बताएगा। लेकिन जब आप चलोगे 3 किलोमीटर तब जाके 10 से 20 ग्राम जाएगा सीधा, इतना इफेक्ट करता है। तो डीपीएफ जिसमें लगा हुआ हो, यूरो 6 की BS6 की गाड़ी हो, उसमें एसी ऑन करके 1.5 2 घंटे मत खेलिए, ठीक है। और कंपनी जितना लोड कैपेसिटी देती है कि इतना ही लोड गाड़ी के अंदर रखना है, तो उतना ही रखिए। लिमिट से ज्यादा लोड को ओवर मत कीजिए, या बंदे को 5-5 बंदे 6-6 बंदे को मत इसमें बिठाइए, ओवरलोड मत कीजिए गाड़ी में। जितना ओवरलोड करेंगे गाड़ी में
डीपीएफ चोक होगा ही होगा, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा इमिशन होता है और वो इमिशन डीपीएफ को चोक करता है। अभी तक तो ड्राइविंग पैटर्न को आपने समझा, इतने सारे पैटर्न को ध्यान रखिएगा, स्लोली चलाइए गाड़ी को, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ मत चलाइए, प्यार से चलाएंगे डीपीएफ वाली गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं करने की। लेकिन जहां रफ एंड टफ, एसी ऑन कर दिया जी, हाई एक्सीलरेशन कर रहे हैं जी, 4x4 में चला रहे हैं जी, तो सारा डीपीएफ का नाश करता हुआ चला जाता है गाड़ी। ठीक है जी। अब दूसरा है इमिशन सिस्टम। हमारा इमिशन सिस्टम में जो भी गाड़ी में दिक्कत होगी ना, तभी डीपीएफ बार बार चोक होगा। उस गाड़ी में क्या हो रहा था, मान के चलो डीपीएफ चेंज कर दिया जी, पूरा एयर मास सेंसर बदल दिया जी, तभी भी एयर मास सेंसर के फॉल्ट कोड आ रहे थे, P0299 का फॉल्ट कोड तभी भी बन रहा था, एक और फॉल्ट कोड बन रहा था। और ये टर्बो नया डाल दिया जी, इधर से इंटरकूलर का पाइप डाल दिया जी, ECR वाल्व नया डाल दिया जी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। मैंने माथा पेची बहुत किया, फिर भी मेरे को एक फॉल्ट मिल रहा था कि ये एयर मास सेंसर से लीक कर रहा है एयर, क्योंकि एयर मास सेंसर क्वांटिटी ECU को बताता रहता है, ECU को कि इतना एयर गया। ठीक है। अब O2 सेंसर जो साइड में लगा हुआ रहता है, नीचे O2 सेंसर लगा हुआ, वो बता रहेगा ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है, तो ECU कहता है कि कहां से, कहीं लीक है सिस्टम में। तो लीक के चक्कर में हमने भी इस पाइप को बदल दिया था, नया हमने भी नया डाल दिया कि कहीं ना कहीं से हो सकता है क्रैक हो, इसकी वजह से यार लीक कर रही हो, हमने भी नया डाल दिया था, लेकिन तभी भी प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार साला यहां से क्लिप लगा हुआ है ये, ठीक है जी, यहां से ये पाइप जाके टर्बो में जा रही है, यहां क्लिप टर्बो में लगा हुआ, तो फिर ये बीच से लीकेज कहां है। अब पाइप भी नया डाल दिया, क्योंकि एयर मास सेंसर यहां है, ये लगा हुआ एयर मास सेंसर, इसके बीच से लीकेज कहां है। इसके चक्कर में हमने जो है ना ये पाइप साइप भी डाल दिए, तभी भी हमें पता नहीं पड़ पाई। फिर मैंने कहा यार बड़ा दिमाग लगाए, लीकेज कहां से हो रहा है यार, एक क्लिप कसा है, एक क्लिप टर्बो का कसा है, ये पाइप आके लग रही है, तो और कहां से एयर जा सकता है। फिर मैंने दिमाग लगाया यार एक तो इंजन से भी पाइप आ रहा है, ठीक है, ये भी तो एयर फिल्टर में आके लग रहा है, एयर फिल्टर से फिर टर्बो के अंदर चला जा रहा है, देखिए टर्बो के अंदर चला जा रहा है। मैं यार पाइप में तो गड़बड़ी नहीं है, मैंने पाइप निकाला, जैसे पाइप निकाला सारा खेला इसी पाइप के पास में हो रहा था। ठीक है, मैंने जो पाइप निकाला भाई साहब, इंजन का जो बैक कंप्रेशन मार रही थी ना दबा के, ऐसे बैक कंप्रेशन बहुत ज्यादा दबा के मार रही थी। मैंने यार भाई ये तो लीक इसलिए दिखा रहा क्योंकि ये बैक कंप्रेशन एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये यहां से हवा तो उतना ही जा रहा है, लेकिन ये बैक कंप्रेशन एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसकी वजह से HMF सेंसर करके एयर मास सेंसर का फॉल्टी दिखा रहा है कि भैया ये फॉल्ट सिग्नल दे रहा है, गड़बड़ी इसकी। पहले भी यही सिग्नल आ रहा था, बाद में भी यही सिग्नल आ रहा था। ठीक है जी, इसी सिग्नल पे हम लोग काम कर रहे थे कि यार लीकेज कहां से। हमने क्या किया, इस पाइप को जो है ना, ये वाले पाइप को देखिए, इस वाले पाइप को यहां से खोला, यहां से खोला, इस पाइप को तो बंद कर दिया, यहां पे मैंने टी लगा दी, अपनी गोटी आज भी लगी हुई है, हो गया कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया गाड़ी मेरी गोटी चल रही है। अब उन लोगों को बोला था मैंने कि ये रिस्की, हालांकि ऐसे नहीं चलाना चाहिए। हमने क्या किया, ये जो पाइप है ना यहां से खोल के दूसरा पाइप बाहर कर दिया, तो जो इंजन के गैसेज है ना वो बाहर चले गए। ठीक है, यानी कि इंजन बैक मार रहा था। इंजन चला हुआ था 3 लाख किलोमीटर के करीब में, 3 लाख, और इसका मीटर बैक था 1 लाख के आसपास था, इसलिए कंपनी वाले भी घूम रहे थे। अब किसी ने भी अब इसका बैक कंप्रेशन नहीं टेस्ट किया, यदि टेस्ट कर लेते तो शायद वो लोग भी फॉल्ट पकड़ पाते, लेकिन नहीं टेस्ट किया फॉल्ट। हमने जब फंसा तो हमने देखा, फिर इसको बाईपास कर दिया, हमने ऐसे बाहर कर दिया। 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, बिल्कुल सेट, 110 के आसपास गाड़ी चलाई थी उस दिन। उसके बाद 7 दिन बाद कस्टमर बोले मजा आ गया मेरी गाड़ी में। हम कहा सर मजा आ गया तो आप गाड़ी को लेके आइए, इसका इंजन ओवरऑल होगा, क्योंकि ये इंजन से बैक कंप्रेशर दबा के मार रही है। बैक कंप्रेशन मार रही थी ना, तो जो कोड बन रहा था, तो जो कोड बनता है ना लीकेज का, एयर लीकेज का, तो कोड की वजह से रीजनरेशन फेल होता है, और जब रीजनरेशन फेल होगा तो डीपीएफ चोक होगा। बार बार कोड बन रहा है, रीजनरेशन फेल हो रहा है, डीपीएफ चोक हो रहा है। हमने ये पाइप को हटा दिया, फॉल्ट आना बंद हो गया, एयर मास सेंसर का फॉल्ट ही बंद हो गया, फिर गाड़ी रीजनरेशन खुद से लेने लगी, गाड़ी बढ़िया चलने लगी झकास। तो यदि गाड़ी के अंदर बैक कंप्रेशर हो तो भी डीपीएफ बहुत तेजी से चोक होता है। इस चीज को ध्यान रखना कि बैक कंप्रेशर को भी देख लेना, सिस्टम पे सिस्टम बदले जाओ। अब फॉल्ट कहां है, देखो बैक कंप्रेशन का इशू था और उसमें 1 लाख से ज्यादा लग गया, और 1 लाख और लगने जा रहा था गाड़ी के अंदर, तो बैक कंप्रेशन का भी फॉल्ट आता, तभी भी डीपीएफ बार बार चोक होता रहता है। दूसरा चीज, फ्यूल इंजेक्टर का इशू आ गया
तो डीपीएफ बहुत तेजी से चोक होता है। एक तो होता है कि 100 किलोमीटर के बाद चोक होना, एक है 50-40 पे ही चोक हो जाना। यदि इसका बैक आ गया, इंजेक्टर का बैक लीक हो गया ना, बैक लीक, तो फिर बहुत जल्दी डीपीएफ चोक होगा। दूसरा यह है कि टर्बो यदि खराबी हो गया, तो किसी कारणवश टर्बो खराब हो गया तो डीपीएफ आपका बार बार चोक होगा। टर्बो क्या करता है, ये ऑयल जो है ना, ऑयल लीकेज करता है, इनटेक लाइन में लीकेज कर जाएगा, जहां कंप्रेस करेगा या वहां ऑयल जाके जो है ना इंजन में ऑयल जलेगा, जहां फ्यूल जलना है वहां इंजन ऑयल जलेगा, और जब इंजन ऑयल जलेगा तो वही डीपीएफ को चोक करेगा। यानी हमारा इंजेक्टर में फॉल्टी हुआ तो भी डीपीएफ में दिक्कत आएगी, और टर्बो खराब हुआ तो भी डीपीएफ के अंदर ही फॉल्ट कोड आएगी और डीपीएफ बार बार चोक होता रहेगा। दूसरा चीज ये है कि यदि ईजीआर वाल्व में गड़बड़ी है, ईजीआर वाल्व जाम है, तो बहुत तेजी से डीपीएफ चोक होने लगता है। तो ईजीआर वाल्व को चेक करें। देखिए ईजीआर वाल्व ऐसे नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन किसी कारण से कचरा जम गया ना तो ये वाल्व स्टक हो जाता है। और जब वाल्व स्टक हो गया तो ये क्या करता है, अनबर्न फ्यूल को लेता है, यानी कंबर्सन चैम्बर में जो डीजल गया है वो नहीं जल पाया कुछ अमाउंट में, तो वो डीजल को ये लेके दोबारा से इंजन को दे देता है। लेकिन चूंकि अनबर्न जो गैस फ्यूल है वो ले ही नहीं रहा है, स्टक है, यहां से स्टक है, तो दोबारा डीपीएफ में ही तो जाएगा, डीपीएफ में जाकर तमाशा करेगा, डीपीएफ को चोक करेगा। तो इसलिए ईजीआर का भी इशू हो, चोक हो, तो फिर डीपीएफ बार बार चोक होता है। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा चीज ये है कि हमारा इंटरकूलर कहीं से भी लीक है, कहीं से भी इंटरकूलर लीक है, उस कंडीशन में डीपीएफ चोक होगा, क्योंकि प्रेशर बूस्ट लेगी नहीं जितना आप आरपीएम दोगे, लेकिन जितना आरपीएम दोगे उतना तेल तो इंजेक्टर देगा, लेकिन पिकअप नहीं लेगी, गाड़ी भागेगी नहीं। तो उस कंडीशन में ये खराब रहता है, उस कंडीशन में तेल ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से डीपीएफ खराब होता है। तो कभी भी इंटरकूलर लीकेज हो इसको भी नजरअंदाज ना करें। दूसरा चीज इंटेक की लाइन, इंटेक ईजीआर इंटरकूलर इंटेक जब क्लीन कराते हैं ना, इसी कारण से कराते हैं। इंटेक की लाइन में यदि कचरा भर गया तो ये कचरा इमिशन करता है, पिस्टन पे जाता है, वाल को काटता है, फिर वाल कटते हैं, बैक कंप्रेशन आता है, फिर वो या फिर एक कचरा डीपीएफ के अंदर ही डायरेक्ट चला जाए, डीपीएफ को चोक होता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। दूसरा एक एडिशनल चीज मैं बता रहा हूं, यदि गाड़ी का क्लच प्लेट खराब है, क्लच, ठीक है, क्लच यदि खराब है तो भी आपका डीपीएफ बार बार चोक होता रहेगा, क्योंकि आप हाई एक्सीलरेशन करोगे, गाड़ी उतना भागेगी नहीं, आपको पता नहीं पड़ेगा। हाई एक्सीलरेशन से डीपीएफ चोक होता है, शुरू में जो बताया था। तो क्लच का भी इशू हो तो भी डीपीएफ चोक होगा बार बार। दूसरा चीज ये है कि इंटरकूलर देख सकते हैं ना, ये टर्बो के पास से ये इंटरकूलर का पाइप, ये आपका इंटरकूलर है लगा हुआ, तो इस इंटरकूलर में कोई लीकेज होगा तो होगा ही होगा। इसके जो पाइप से यदि कहीं से क्रैक हो गए भाई, तो भी डीपीएफ बहुत तेजी से चोक होता है। तो इस पाइप का ध्यान रखना, बूस्ट में कमी आ जाएगी, कोई भी इसमें दिक्कत आएगी तो चेक इंजन लाइट जल जाता है। तो कहीं से पाइप क्रैक है, इंटरकूलर क्रैक है, तो भी डीपीएफ बार बार चोक होता रहेगा। दूसरा चीज ये है कि आपका आरपीएम फ्लैक्चुएट करता रहेगा। जैसे आरपीएम मान के चलो एक पे रहना चाहिए, अब ये कभी 2 पे जा रहा है जी, कभी नीचे आ रहा है जी, ये अप एंड डाउन कर रहा है ना, जो तो ये आरपीएम फ्लैक्चुएट करता है तो फ्यूल की डिलीवरी स्टेबल नहीं हो पाती है। और जब फ्यूल की डिलीवरी स्टेबल नहीं होगी तो इमिशन ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से डीपीएफ बार बार चोक होता रहेगा। दूसरा चीज ये है कि आपका एंटी सडर वाल, डीजल गाड़ियों में जिसको हम थ्रोटल बॉडी भी बोल देते हैं, हालांकि थ्रोटल बॉडी नहीं है, एंटी सडर वाल है, ये चोक हो जाए ना तभी भी गाड़ी के अंदर डीपीएफ चोक होता है बार बार, क्योंकि इसके अंदर कचरा है। देखिए फ्रंट पे यहीं से एयर सप्लाई, यहीं से एयर जाती है, और जब एयर जाएगी तो वो क्या करेगा, आपका एयर के साथ में कचरा चला जाएगा, कचरा जाने के साथ में वो पिस्टन पे, रिंग पे, किसी पे भी जाएगा, उसको काटेगा, फिर आपका डीपीएफ में प्रॉब्लम होगा। इमिशन खराब होगा तो डीपीएफ में प्रॉब्लम होगा। इमिशन का मतलब कंबर्शन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यदि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी कोई दिक्कत आ गई तो भी डीपीएफ बहुत ही तेजी के साथ में खराब होता है, बहुत ही तेजी के साथ में। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल में कोई भी पंगा आता है तो चेक इंजन लाइट आती है, तो चेक इंजन लाइट का ध्यान रखना। फिर भी मैं कहूंगा कुछ ऐसे पॉइंट जो आए दिन में फेस करता रहता हूं, उस पर बात करता हूं। एयर मास सेंसर गाड़ी का है, HFM सेंसर जो है, एयर मास सेंसर, कहीं से भी गड़बड़ी हो गई या फिर इसके अंदर डस्ट जम गया, ये सिग्नल गलत दिया ईसीयू को, ठीक है, तो फिर आपका डीपीएफ चोक होना तय है। और इसका ज्यादा फॉल्ट रहता है, कई गाड़ियों में मैंने बदल चुका हूं ये एयर मास सेंसर, कई सारी गाड़ियों में इसका इतना फॉल्ट रहता है कि ये
ऐसे तो पकड़ में आता नहीं है जल्दी से, लेकिन इसकी वजह से डीपीएफ बार बार चोक होता रहता है। दूसरा चीज ये कि बूस्ट प्रेशर सेंसर देख सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे बूस्ट प्रेशर सेंसर पे जो सेंसिंग करेगा, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, कार्बन जम गया। अब क्या ही ये सिग्नल दे देगा ईसीयू को, जब सिग्नल नहीं देगा, मिस यू गलत सिग्नल देगा ना, मिसगाइड करेगा ईसीयू को, तो ही लफड़ा है। और BS6 के इंजन में किसी भी सेंसर ने यदि मिसगाइड किया ईसीयू को, तो ईसीयू भाई फेल हो जाएगा। फिर वो उल्टा सीधा तेल देने लगेगा, डिलीवरी करने लगेगा फ्यूल का। अब फ्यूल का डिलीवरी यदि गड़बड़ हुआ तो डीपीएफ चोक होना शुरू हो जाएगा। फॉल्ट छोटा छोटा, अब बड़ा बड़ा डीपीएफ का नाश। अब कहीं भी जाओगे ना डीपीएफ को लेके कि डीपीएफ मेरा गड़बड़ कर रहा, तो सीधा कहेंगे सिस्टम ही बदला जाएगा। चेक वेक का किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि चेक करेगा। तो बूस्ट के अंदर दिक्कत है तो भी डीपीएफ बार बार चोक होगा। एयर मास सेंसर में दिक्कत है तो भी डीपीएफ बार बार चोक होगा। O2 सेंसर इसके अंदर गड़बड़ी आती है ना, तो भी डीपीएफ बार बार चोक होता रहता है, बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली मैंने एक गाड़ी करी है जिसमें ये फॉल्ट कोड था, जिसकी वजह से डीपीएफ चोक हो रहा था। उस गाड़ी का भी सिस्टम बोला था बदलने के लिए, 1.5 लाख का सिस्टम बदलने के लिए। मैं 1.5 लाख कहता हूं तो आपको बड़ी ताज्जुब होता होगा कि यार सारी गाड़ी में 1.5 लाख। भाई तो कंपनी में जाके देखो, चाहे कोई बड़े बड़े ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाके देखो, डीपीएफ को ले जाकर सीधा कहेंगे बदलना पड़ेगा पूरा सिस्टम। इतना दिमाग ना लगाते, इतना लफड़ा ना लेते, सिस्टम को बदलो। तो एक भैया कमर्शियल गाड़ी थी, उनकी टैक्सी थी, होंडा अमेज थी, तो उनका गाड़ी में बोल दिया था सिस्टम बदला जाएगा। मैंने भी बहुत माथा पीछी गया, 3 दिन ऐसे खराब करी, वायरिंग सायरिंग सब फॉल्ट मिलने को तैयार नहीं। मैं कुछ तो फॉल्ट होगा साला, कहीं से तो दिक्कत होगी। और फाइनल दिक्कत O2 सेंसर में निकली, तो O2 सेंसर बदला, बिल्कुल गाड़ी बिंदास हो गई, सेट हो गई। तो ये O2 सेंसर भी बहुत अहम रोल लेता है। यदि ये खराब हो तो डीपीएफ बार बार चोक होता रहता है। नेक्स्ट ये है कि डीपीएफ सेंसर, ये डिफरेंशियल सेंसर देख रहे हैं ना, तो 2 प्रेशर सेंसर यहाँ डीपीएफ के, एक लास्ट में लगा रहता है, एक शुरू में लगा रहता है। डिफरेंशियल प्रेशर को नापता रहता है। और ये ऐसा सेंसर है कि ये साला फेल भी हो जाता है ना, यदि फेल भी हो गया ना तो जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। इस पे मिस्त्री घूमते हैं सबसे ज्यादा, इस पे सबसे ज्यादा। इसका फॉल्ट भी नहीं आता है, सिग्नल भी गलत दे देता है। इसको कैसे पकड़ते हैं हम, मेरे को पकड़ने का आइडिया मालूम है कि जैसे रीजनरेशन गाड़ी ने ले लिया, अब मान के चलो 30 ग्राम के आसपास है, रीजनरेशन लेते 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 10 ग्राम पे आ गई। अब 10 से 9 ही होगा ना, चाहे 8 होगा, ये 10 से 1 दिखाने लगता है। जब 1 दिखाने लगता है तो हमें डाउट होता है, 1 के बाद से थोड़ा 20-30 किलोमीटर गाड़ी और चलाएंगे तो सीधा ये 20 दिखाने लगेगा। यानी कि हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो है ना, ये फेलियर रहता है। इसके फॉल्ट कोड नहीं आते हैं, लेकिन कई गाड़ियों में मैंने इसको बदला है। इसके चाल चलन से एक गलत हरकत करता है, जिसकी वजह से पकड़ में आता है। अप एंड डाउन सिग्नल जो देता है ना, तो समझ जाते हैं भाई मामला गड़बड़ है, जिसको बदलो। इसके बदलते कहानी सेट हो जाती है। ये देख लिए 2 पाइप निकल रही है, ये 2 पाइप का सारा खेल है। 2 सिग्नल देता है, एक अप, पहले का प्रेशर, एक बाद का। तो पार्ट 1 में यही तो समझाया मैंने कि ये कैसे वर्क करता है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पार्ट 1 का जाके देख लेना है, भले के लिए दिया है मैंने। तो डीपीएफ सेंसर का इतना बड़ा रोल है। डीपीएफ सेंसर खराब हो जाए, हमारा डीपीएफ सबसे ज्यादा चोक इसकी वजह से होता रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, एक चीज ध्यान रखना है, क्लच में भी स्विच लगा हुआ होता है, ब्रेक में भी स्विच लगा हुआ होता है। ये दोनों स्विच का काम बहुत ही ज्यादा रीजनरेशन में आता है। रीजनरेशन में जब गाड़ी रीजनरेशन होती है ना, या खुद से कर रही होती है, उस कंडीशन में आता है। ये स्विच खराब हुआ ना, ये स्विच भाई साहब रीजनरेशन ही फेल कर देती है। फिर गाड़ी का रीजनरेशन नहीं लेती है, फिर सूट मास हाई होते 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 चला जाता है। फिर डीपीएफ सूट बढ़ जाता है डीपीएफ का, फिर डीपीएफ बदल दो जी। तो क्लच का और ब्रेक का दोनों का स्विच में दिक्कत है तो भाई इसको चेक कर लेना, वरना सबसे ज्यादा डीपीएफ का नाश करे हुए हैं आज तक। अब वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मैं आए दिन फॉल्ट पकड़ रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी फॉल्ट को पकड़ो। देखो इन सारी पॉइंटों को चेक करो यार कि ये चीज बताया है तो ये है कि नहीं है। एबीएस की कहीं से भी वार्निंग लाइट आ रही है तो फिर आपका डीपीएफ चोक होने लगेगा, क्योंकि ये रीजनरेशन करने नहीं देगा। क्योंकि ये जो स्पीड है ना, स्पीड को बताएगा ही नहीं, या फिर एबीएस के अंदर प्रॉब्लम आएगा, ईसीयू को लगेगा ब्रेकिंग लग रही है। अब ईसीयू क्या करेगा? ईसीयू तो एक तरह से डिवाइस है ना, है कि नहीं? इसको जो सिग्नल मिलेगा वही आउटपुट देगा ना, कंट्रोल करेगा। अब जो
इसको सूचना मिलेगी उसके हिसाब से काम करेगा। अब सूचना ही गलत मिल रही है तो फिर काम तो गलती होगा ना। तो एबीएस की भी लाइट आ रही है तो इग्नोर ना करें, डीपीएफ आपको बार बार चोक होता रहेगा। यदि डीपीएफ चोक होने का प्रॉब्लम है तो एबीएस का पंगा हो सकता है। दूसरा चीज, एससीआर सिस्टम हमने पहली वीडियो में नहीं समझा, वो पढ़ा था कि एससीआर सिस्टम क्या है। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम होता है, मैं उसको थोड़ा सा ध्यान से हट गया था, हालांकि समझा तो दिया था लेकिन एससीआर का नाम नहीं लिया था। तो एससीआर सिस्टम में भी कोई दिक्कत आ जाए, जैसे यूरिया जिसमें डलता है कोई भी दिक्कत आ जाए उसमें, जैसे यूरिया टैंक है, ये टैंक लीक करने लगे, इसके अंदर का जो मोटर है वही प्रेशर ना बनाए, या फिर रिले होता है, रिले वही दिक्कत करने लगे, ठीक है जी। स्पेलिंग पे मत जाना, बहुत सारे लोग स्पेलिंग पे चला जाता। भाई मेरा आदत ही ऐसी है, इतना मैं कोई ऐसा एग्जाम कोई दे रहा हूँ कि स्पेलिंग ही बिल्कुल राइट करेक्शन करता रहूंगा, जो आया लिख दिया। बहुत सारे लोग पीछे कमेंट किया था स्पेलिंग को लेकर, ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं समझाने के लिए फटाफट करता हूँ। रिले में दिक्कत आ गई तो भी आपका सिस्टम चोक होता रहेगा। आपका यूरिया टैंक में दिक्कत आ गई, यूरिया मोटर में दिक्कत है, वो होता रहेगा, चोक होता रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर 2 लगा हुआ होता है, टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, ये 2 टेम्परेचर सेंसर में इशू आ गई तो आपका डीपीएफ चोक होता रहेगा बार बार। बाकी ये यूरिया डोजिंग नोजल, इसके अंदर दिक्कत आ गई या फिर नोजल ही यहां से जाम हो गया पूरा, जिसकी वजह से यूरिया स्प्रे नहीं कर पाएगा और डीपीएफ चोक होता चला जाएगा। एससीआर सिस्टम जो कहते हैं वो चोक होता चला जाएगा। मैटरिंग यूनिट में प्रॉब्लम है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, आपका डीपीएफ चोक होता हुआ चला जाएगा। तो इतना सारा प्रॉब्लम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किधर क्या है? तो आपके पास आएगा एक चेक लाइट और इससे फाइंड आउट होता है कि किधर दिक्कत है, ठीक है जी। तो इसको हल्के में ना ले, बस डीपीएफ को लेके ये बार बार चोक होते रहेंगे और 1-1 लाख का इतना पैसा है कि लगाते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान से करिए। और वो गाड़ी जो बुलेरो थी वो बढ़िया चल रही है, मैं उनको बोला इंजन करा लेने की, जब भी बैक कंप्रेशर हो इंजन करा लेना चाहिए। वो बैक कंप्रेशर की वजह से डीपीएफ चोक हो रहा था। बताओ, हमारे जो सामान चेंज हो रहा है, डीपीएफ भी, टर्बो भी, ये इंजेक्टर भी अभी बदला जा चुका, क्या पता नहीं क्या क्या हो चुका होता अभी, लेकिन बच गया कुछ उनका पैसा, बाकी तो लगी गया, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक दे रहा हूं, पार्ट 1 का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वो उसको देखना जरूरी है ताकि सिस्टम समझ पाएंगे। आपको किसी चीज से रिलेटेड यदि लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है तो भाई मारो डिसलाइक, बिल्कुल बटन आपके सामने खुला हुआ है। और अच्छा नहीं है तो डिसलाइक देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर ही सकते हैं। बाकी पता नहीं कैसा सेशन रहा, कोई चीज और पूछनी है या किसी टॉपिक पे बात करनी है आपको या किसी टॉपिक को समझना है तो आप हमको छोटा सा मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो में, मैं उस पर कोशिश करूंगा एक डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। बाकी अब काफी दिन बाद डिटेल्स वीडियो आएगा क्योंकि अब बहुत सारा वीडियो गाड़ियों से रिलेटेड अभी जाने वाले हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से दिल से हर बार की तरह राम राम।